हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे चैनल आरके कॉमर्स पर स्वागत है। आज मैं अपने आरके कॉमर्स जो चैनल है उस चैनल पर जो मेरी अकाउंटिंग रेशियो पढ़ाने की जो प्रोसेस चल रही है स्टूडेंट्स, उसी अकाउंटिंग रेशियो की ओर मैं फिर आज आ गए हैं। अकाउंटिंग रेशियो के अंतर्गत सोल्वेंसी रेशियो आता है, ऋण शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी रेशियो। समझे स्टूडेंट्स? जो ये सोल्वेंसी रेशियो क्या होता है, ये सारे के सारे पिछले वीडियो में बनाकर डाल दिया गया है फ्रेंड्स, है ना। सोल्वेंसी रेशियो क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो के अंडर में ही डेब्ट इक्विटी रेशियो आता है फ्रेंड्स। डेब्ट इक्विटी रेशियो का हिंदी होता है ऋण शोधन क्षमता अनुपात, या ऋण क्षमता अनुपात कह सकते हैं इसको आप, ऋण क्षमता अनुपात, या इंग्लिश में कह सकते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। ये सब क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, सोल्वेंसी रेशियो क्या होता है, ये सारे के सारे मैं जस्ट पिछले वीडियो में बनाकर मैं सारे कुछ बता दिया है इसमें मैं। तो वैसे भी स्टूडेंट, जो अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखा कि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, सोल्वेंसी रेशियो क्या होता है, तो आप हमारे चैनल पर जो वीडियो का एक लिस्ट बना हुआ है उसमें जाइए और इस सारे कुछ वीडियो को देखिए। उसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स, ये सोल्वेंसी रेशियो जो है ये अकाउंटिंग रेशियो का दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स। बताए थे स्टार्ट में, आपको याद होगा फ्रेंड्स कि अकाउंटिंग रेशियो को 4 पार्ट में बांटा गया है। लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और एक होता है एक्टिविटी रेशियो। तो 4 प्रकार के रेशियो में इस अकाउंटिंग को बांटा गया है। उसी में पहला मैं लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा चुका हूं फ्रेंड्स। जो अगर नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वो भी वीडियो जाकर देख सकते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो में क्या सब पढ़ाया गया है। अब लिक्विडिटी को समाप्त करने के बाद मैं दूसरा आ गया हूं सोल्वेंसी रेशियो की ओर। अब ये सोल्वेंसी रेशियो क्या है फ्रेंड्स, ये भी मैं पिछले वीडियो में सारा कुछ बता दिया गया है। सोल्वेंसी रेशियो में आप बता दिया गया था फ्रेंड्स पीछे की 4 पार्ट में बांटा गया था सोल्वेंसी रेशियो को। उसी 4 पार्ट में पहला पार्ट है फ्रेंड्स सोल्वेंसी रेशियो का, पहला पार्ट है क्या? डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो जिसको हिंदी में कहते हैं ऋण क्षमता अनुपात। अब इसकी पूरी की पूरी परिभाषा पिछले वीडियो में फ्रेंड्स बताया गया है, इसलिए मैं इस वीडियो में परिभाषा नहीं बता पाऊंगा। अगर परिभाषा देखना है सोल्वेंसी रेशियो क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ये सारे के सारे पिछले वीडियो में बनाकर दे दिया गया है स्टूडेंट्स, है ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जाकर देखें, उसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये सोल्वेंसी रेशियो अकाउंटिंग रेशियो चल रहा है। ये मुख्य रूप से ये जो अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर है स्टूडेंट्स 12th जो आइकम है 12th में पढ़ रहे हैं। 12th में हुआ भले ही बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, झारखंड बोर्ड का हो, एमपी बोर्ड का हो, या यूपी बोर्ड का हो, दिल्ली बोर्ड का हो, कोई भी बोर्ड के अगर आप 12th में बीको आइकम में पढ़ रहे हैं तो सबके लिए महत्वपूर्ण है ये लेसन फ्रेंड्स, है ना। सभी बोर्ड में इस लेसन जो है अकाउंटिंग रेशियो से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर बीकॉम में है थर्ड पार्ट में, बीकॉम ऑनर्स में अगर थर्ड पार्ट में है तो थर्ड पार्ट में भी मैनेजमेंट बुक में यही सब कुछ मैनेजमेंट बुक में भी पढ़ाया जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब चले हम लोग अपनी पढ़ाई की ओर चले, और साथ ही जो भी स्टूडेंट हमारे फ्रेंड्स हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, साथ ही अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडशिप में हमारे इस वीडियो को शेयर कर दे कि जिससे और भी साथियों को इस वीडियो का लाभ मिल सके फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पर फ्रेंड्स आईकॉम बीकॉम से संबंधित सभी विषयों की तैयारी फ्री में कराई जाती है, इसलिए आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, और साथ ही अपने दोस्त में, अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप पर सभी पर मेरे वीडियो को लिंक को शेयर कर ले कि जिससे और दोस्तों को इससे फायदा मिल सके। फ्रेंड्स चले अब हम लोग पढ़ाई की ओर चले। फ्रेंड्स
पहला क्वेश्चन है यहाँ देखिए, डेब्ट इक्विटी रेशियो के अंतर्गत पहला क्वेश्चन यहाँ लाया हूं मैं। ये सारे के सारे मैं बता दिया हूं कि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, सोल्वेंसी रेशियो क्या है। ये पिछले वीडियो में मैं बनाकर सारा के सारे बता दिया फ्रेंड्स। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बनाकर बता दिया था। अगर नहीं देखे तो पिछले वीडियो को जाकर अवश्य देखिए फ्रेंड्स। अब ये डेब्ट इक्विटी रेशियो के अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखिए मैं लाया हूं फ्रेंड्स, ऋण समता अनुपात ज्ञात करें। ऋण समता अनुपात फ्रेंड्स ज्ञात करें। इंग्लिश में कहते हैं कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो यानी ऋण समता अनुपात की गणना करनी है फ्रेंड्स। और इसमें से परीक्षा में पूछा जाता है फ्रेंड्स। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह 12th में अगर आप हैं, आईकॉम में 12th में है, बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सभी बोर्ड में इस अकाउंटिंग रेशियो से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को फ्रेंड्स ध्यान पूर्वक देखिए आप। इसमें पहला कहा गया है डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है आपको। तो आपको फ्रेंड्स आपको पता है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं पिछले वीडियो में बनाकर बताया था। अगर आप देखे होंगे तो अच्छी तरह याद होगा, अगर नहीं देखे हैं तो निश्चित पिछला वीडियो जाकर आप देखें जिसमें सारा कुछ बताया गया है। तो ये डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, आप इसको देखे होंगे, दो फॉर्मूला होता है। इसको आप या तो डेब्ट बट्टा इक्विटी भी लिखा जाता है इसको, या और करके कह सकते हैं इसको आप, और करके कह सकते हैं फ्रेंड्स इसको आप लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट बट्टा शेयर होल्डर्स फंड्स। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला मैं पिछले वीडियो में बनाकर बता दिया था कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट बट्टा इक्विटी कहिए। डेब्ट क्या होता है, ऋण, जिसको आप लोन कहते हैं उसी को ऋण या डेब्ट कहा जाता है, या उसी को लॉन्ग टर्म डेब्ट, यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट किसको कहते हैं, जो दीर्घकालीन ऋण है किसी उपक्रम में, किसी संस्था के ऊपर जो लंबे समय का ऋण होता है, लंबे समय अर्थात 1 वर्ष से ज्यादा की जो ऋण होती है उसको लॉन्ग टर्म लोन की कैटेगरी में रखा जाता है स्टूडेंट्स। बट्टा शेयर होल्डर फंड्स यानी अंशधारी कोष, मतलब कंपनी शेयर बेचकर अंशधारियों से कितना पैसा प्राप्त किया उसको नीचे लिखना है, और फॉर्म के ऊपर कुल कितना लॉन्ग टर्म लोन है, कंपनी के ऊपर कुल कितनी लॉन्ग टर्म लोन है ऊपर लिखना है। शेयर होल्डर फंड यानी शेयर बेचकर कंपनी कितना पैसा प्राप्त किया उसको नीचे लिखना है, और फिर नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करके आपको आंसर ले आना है फ्रेंड्स। अब बताते हैं कि लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या सबको जोड़ा जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स में क्या सबको जोड़ा जाता है। इस सब के बारे में भी पिछले वीडियो में सारा कुछ बता दिया गया है फ्रेंड्स कि लॉन्ग टर्म डेब्ट में किस सबको जोड़ते हैं, किस सबको हम लॉन्ग टर्म डेब्ट में कैलकुलेट करेंगे, और शेयर होल्डर फंड में किस सबको कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया है। आप जाकर उस वीडियो को निश्चित वॉच करें, तब आपको वीडियो ज्यादातर आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते, हमें निकालना क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट बट्टा शेयर होल्डर फंड या डेब्ट बट्टा इक्विटी। तो हमें लॉन्ग टर्म डेब्ट या डेब्ट निकालना है फ्रेंड्स। तो आप देखिए सबसे पहले यहां लॉन्ग टर्म डेब्ट या सीधा डेब्ट कहिए या इसको लोन कहिए, सब एक ही चीज होता है फ्रेंड्स, है ना। लॉन्ग टर्म डेब्ट या लोन सब एक ही चीज है। अब आपको देखिए यहां सवाल दिया गया है फ्रेंड्स, सवाल में देख सकते हैं आप, यहां जो आइटम यहां से लेकर ये और ये भी इसी सवाल का भाग है फ्रेंड्स, है ना। पहले क्या है, डिवेंचर्स है 1,40,000, लॉन्ग टर्म लोन है 70,000, बैंक बैलेंस है 30,000, ट्रेड रिसीवेबल्स है 70,000, जनरल रिजर्व है 40,000, क्रेडिटर्स है 66,000, शेयर कैपिटल है 1,20,000 और बिल्स पेबल है 14,000 फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे प्रश्न दिया गया है, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक बैलेंस, ट्रेड रिसीवेबल, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, शेयर कैपिटल, बीपी,
है ना फ्रेंड्स। अब इसमें आपको इसी में पूरे में लॉन्ग टर्म डेप्ट का भी आइटम दिखाई पड़ रहा है हमें, और शेयर होल्डर फंड्स का भी आइटम दिखाई पड़ रहा है इसमें फ्रेंड्स। तो अब आप इसको लॉन्ग टर्म डेप्ट को कैसे अलग करेंगे, जब आपको नाम याद होगा कि लॉन्ग टर्म डेप्ट में किस सबको जोड़ना है, जो पिछले वीडियो में बताया गया आपको। और शेयर होल्डर में किस सबको जोड़ेंगे, तो इसके भी नाम बताया गया है कि शेयर होल्डर फंड में क्या सबको जोड़ा जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए इसमें 3-4 आइटम है फ्रेंड्स ना, जिसमें आपको इसमें कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया गया है, जिसका इसमें इस डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने में उसका कोई यूज होगा ही नहीं। जैसे ये बीपी देखिए, बिल्स पेबल, ये बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटी होता है स्टूडेंट्स, और ये करेंट लायबिलिटी का इसमें कोई काम नहीं है। यहां लिखना है हमें लॉन्ग टर्म लोन, जो लंबी अवधि का ऋण है। बीपी तो कम अवधि का ऋण होता है, 1 वर्ष के अंदर के लिए है, ये तो करेंट लायबिलिटी होता है, इसीलिए इसका कोई काम यहां नहीं होगा, ये कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया गया है। दूसरा ये क्रेडिटर्स देखिए, क्रेडिटर्स ये हिंदी होता है लेनदार, ये भी आपका करेंट लायबिलिटी होता है, चालू दायित्व होता है फ्रेंड्स, और इसमें आपको डाल दिया गया है, जबकि इसमें क्रेडिटर का इसमें कोई काम नहीं होगा फ्रेंड्स। फिर यहां देखिए फ्रेंड्स, यहां ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल ये भी आपका करेंट एसेट होता है स्टूडेंट्स, लेकिन जबकि करेंट एसेट का इसमें कोई काम नहीं है फ्रेंड्स, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया गया है। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस मतलब बैंक में जो रुपया, आपके खाते में जो रुपया जमा है, ये भी करेंट एसेट होता है फ्रेंड्स, और इसका भी इस डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने में कोई यूज नहीं होगा, कोई इस्तेमाल नहीं होगा। हमें तो डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए लॉन्ग टर्म लोन चाहिए और शेयर होल्डर फंड चाहिए फ्रेंड्स। इसमें ये दोनों लायबिलिटी तो है, लेकिन कौन लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी है, जबकि हमें चाहिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसलिए दोनों नहीं आएगा। ये दोनों तो एसेट ही है, बैंक बैलेंस और ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट है, एसेट में आएगा नहीं। अब देखिए बच गया कौन, डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन बच गया, डिवेंचर यहां और लॉन्ग टर्म लोन बच गया। तो बस यही दोनों तो आपको ये लॉन्ग टर्म डेप्ट या लोन में आएगा फ्रेंड। पिछला वीडियो में जाके देखिए, मैं बताया हूं कि लॉन्ग टर्म लोन या डेप्ट में क्या सब आएगा, तो उसमें बताया गया था कि डिवेंचर को जोड़ेंगे, लॉन्ग टर्म लोन को जोड़ेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को जोड़ेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन को जोड़ेंगे, पब्लिक डिपॉजिट को जोड़ेंगे, है ना। मतलब ये जो लंबे बैंक लोन को जोड़ेंगे, ये सब के सब किस में जाता है, लॉन्ग टर्म लोन या डेप्ट में। तो उस सब में सभी आइटम तो नहीं देगा, तो उसमें देखिए 2 आइटम दे रखा है, ये डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन, ये दोनों क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट आता है फ्रेंड। तो इसी दोनों को यहां जोड़ा जाएगा फ्रेंड्स। क्या लिखेंगे, डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, बस इस दोनों का अमाउंट जोड़ लेंगे फ्रेंड्स। डिवेंचर कितना है, 1,40,000 प्लस लॉन्ग टर्म लोन कितना है, 70,000 है स्टूडेंट्स। जोड़ कितना हो जाएगा, 2,10,000 हो जाएगा फ्रेंड्स। 2,10,000 इसका टोटल जोड़ हो जाएगा फ्रेंड्स, किसका, 1,40,000 प्लस 70,000 इक्वल टू 2,10,000। ये क्या निकल गया, 2,10,000 फ्रेंड्स, मेरा निकल गया लॉन्ग टर्म डेप्ट, जो ऊपर हमें लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या निकालेंगे, शेयर होल्डर फंड्स। चलिए देखिए अब शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स फ्रेंड्स, शेयर होल्डर फंड कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी पीछे वीडियो बताया गया था कि शेयर होल्डर फंड में क्या सबको जोड़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए आपको इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस अदर रिजर्व प्लस सिंकिंग फंड और माइनस फिक्टिशियस एसेट, है ना। ये सब अगर जोड़ने वाले आइटम है तो जोड़कर निकाला जाएगा। जो देख लीजिए इसमें सवाल में कि जनरल रिजर्व अगर है, शेयर कैपिटल है, अदर रिजर्व है, अगर ऐसा होगा तो जोड़ कर निकाल लेंगे। तो देखिए सवाल में, देखिए यहां जनरल रिजर्व दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड्स, दिखाई पड़ रहा है जनरल रिजर्व, तो शेयर कैपिटल में जोड़ा जाएगा। और एक चीज और दिखाई पड़ रहा है, क्या, यहां शेयर कैपिटल दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड्स,
पढ़ रहा है, शेयर कैपिटल दिखाई पड़ रहा फ्रेंड्स यहां, और एगो क्या दिखाई पड़ रहा है, जनरल रिजर्व। ये दोनों किसका आइटम है, शेयर होल्डर फंड्स निकालने का। वैसे बहुत सारे आइटम जोड़ा जाता है, लेकिन उतना आइटम तो दे नहीं रखा, 2 ही आइटम है, तो फिर हम 2 ही आइटम को जोड़ेंगे उसमें। तो लिखेंगे फ्रेंड्स इसको हम जनरल रिजर्व प्लस शेयर कैपिटल, और माइनस फ्रेंड्स फिक्टेशियस एसेट होता है, लेकिन फिक्टेशियस एसेट सवाल में नहीं दिया गया है, तो माइनस नहीं करेंगे हम। ठीक है, चलिए जोड़िए इसको। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है फ्रेंड्स, 40,000, तो जनरल रिजर्व की जगह लिखेंगे 40,000। शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट है फ्रेंड्स, 1,20,000, तो 1,20,000। टोटल जोड़ लेंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 1,20,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 1,60,000। 1,60,000 क्या निकल गया फ्रेंड्स, मेरा शेयर होल्डर फंड आ गया। अब आपके पास देखिए लॉन्ग टर्म डेप्ट भी आ गया 2,10,000, शेयर होल्डर फंड भी आ गया 1,60,000 हो गया। अब सीधे क्या करेंगे हम, डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला पर सेट करके काट के आंसर ले आएंगे उसका हम, क्योंकि दोनों चीज तो मेरे पास आ गया, लॉन्ग टर्म डेप्ट भी आ गया, शेयर होल्डर फंड भी आ गया। चलिए अब लगा दो यहां हम डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना आया फ्रेंड्स, 2,10,000, तो ऊपर में लिखेंगे हम 2,10,000 बट्टा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कितना है फ्रेंड्स, 1,60,000। काट लीजिए इसको, 4 0 से 4 0 काट दीजिए फ्रेंड्स, है ना। अब कितना बच गया फ्रेंड्स, ऊपर में 21/16 बच गया फ्रेंड्स, है ना। तो एक आंसर तो इसका फ्रेंड्स आप, अब देखो इसको कटने वाला नहीं है, 4 से 16 तो कट जाएगा, लेकिन 21 नहीं कटेगा। 3 और 7 से 21 कट जाएगा, लेकिन 16 नहीं कटेगा। तो पहला तो आप आंसर इसको आप 21/16 रख सकते हैं, एक आंसर इसका आप, या 16 से आप 21 में डिवाइड कर लो, 16 से 21 में भाग कर लीजिए आप। तो 16 से 21 में भाग कर लेंगे, 16 से 21 में कितना हो जाएगा, 1.31:1। 16 से 21 में भाग कर लीजिए, यानी 21 है ना, इसमें 16 से अगर भाग कर लेंगे, 16 एकम 16 हो जाएगा, यहां 5 दशमलव देके 0, 16 तिया 48, देख रहे 1.31:1, यानी दोनों इसका आंसर माना जाएगा। इसका आंसर 21:16 कह लीजिए, या 1.31:1 कह लीजिए। ये आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का निकल गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 भी लाया गया है, ये मतलब ये क्वेश्चन 1 और 2 ये दोनों अगर आपने सही पूर्वक बना लिया, सही पूर्वक समझ लिया, तो समझिए आपकी डेप्ट इक्विटी रेशियो आपकी समझ में पूरी अच्छी तरह आ जाएगा। इस दोनों क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया, तो आप यह मान के चलो कि डेप्ट इक्विटी रेशियो आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के लिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, 2 में भी क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ऋण समता अनुपात ज्ञात करें। ऋण समता अनुपात ज्ञात करें, यानी फिर वही इंग्लिश में कहता है कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो। फिर वही बात है जो आपने यहां क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा है, डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना, वही डेप्ट इक्विटी रेशियो इसमें भी निकालने के लिए कह रहा है। तो फिर पहले फार्मूला का यूज कर ले, हम पहले फार्मूला लिख ले। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखिए डेप्ट इक्विटी रेशियो बराबर फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, इस दोनों में से कोई एक लिखना है, या तो डेप्ट बट्टा इक्विटी लिखिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म डेप्ट बट्टा शेयर होल्डर फंड लिखिए, दोनों लिखने की जरूरत हमें नहीं है। चलिए लिख देते हैं हम एक लॉन्ग टर्म डेप्ट बट्टा शेयर होल्डर्स फंड। फॉर्मूला हो गया फ्रेंड्स, डेप्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेप्ट बट्टा शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं पहले सवाल को हम लोग एक बार स्टडी कर ले कि सवाल में क्या क्या है फ्रेंड्स, है ना। देखिए सवाल में टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखा गया फ्रेंड्स, क्या है,
टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब कुल बाहरी दायित्व कितना, 5 लाख। दूसरा बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट जो आपकी होती है लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, तो बैलेंस शीट का टोटल कितना शो कर रहा है, 10,10,000। करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज यानी हिंदी में कहते हैं चालू दायित्व, करेंट लायबिलिटी कितना दे रखा है फ्रेंड्स, 1 लाख। फिक्टेशियस, फिक्टेशियस एसेट, फिक्टेशियस एसेट कितना फ्रेंड्स, 10,000। अब देखिए फ्रेंड्स, इस दोनों सवाल में आपको अंतर लग रहा है ना। यहां जो सवाल था आपका डेट इक्विटी रेशियो में लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकाले थे, तो लॉन्ग टर्म डेट का आइटम इसमें दिया था, उसको जोड़ लिया आपने, लॉन्ग टर्म डेट निकाल लिया। शेयर होल्डर फंड का भी इसमें आइटम दिया था, शेयर होल्डर फंड में भी सबको जोड़ करके आपने निकाल लिया। लेकिन यहां जो सवाल दिखाई पड़ रहा है, यहां ना मुझे लॉन्ग टर्म डेट का कोई आइटम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट में क्या सब जोड़ते हैं पता है ना आपको, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बैंक लोन है ना, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन की कैटेगरी में जाता है। इतना नाम में से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है हमें। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड कैसे निकालते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व, कैपिटल रिजर्व सबको जोड़ लेते हैं और उसमें फिक्टेशियस एसेट को घटा लेते हैं। तो देखिए घटाने वाला आइटम दे दिया फिक्टेशियस एसेट, लेकिन जोड़ेंगे किस सबको सो पता ही नहीं है। तो इसमें हमने कई फार्मूला, आपको पिछला वीडियो में जाइए, पिछला वीडियो में देखिए, हम आपको ये लॉन्ग टर्म डेट निकालने के 3-4 फार्मूला में बताया हूं कि लॉन्ग टर्म डेट किस सवाल में कैसे निकाला जाएगा। शेयर होल्डर फंड निकालने की भी मैं 3-4 फार्मूला बताया हूं पिछले वीडियो में, वहां जाइए और देखिए शेयर होल्डर फंड में अगर जोड़ने वाला आइटम ना हो तो शेयर होल्डर फंड हम कैसे निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां देखिए, यहां फ्रेंड्स दे रखा क्या, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी मतलब समझते हैं ना फ्रेंड्स, टोटल लायबिलिटी का मतलब होता है कि उसमें करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी दोनों इंक्लूड होता है फ्रेंड्स। जब ये आपको फ्रेंड्स टोटल कहा जाए ना, टोटल एसेट कहा जाए या टोटल लायबिलिटीज कहा जाए, तो टोटल का मतलब उसमें हो जाता है कि करेंट और नॉन करेंट दोनों उसमें इंक्लूड है। तो यहां का टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखा गया है, लायबिलिटी का मतलब लोन हो गया, जो आपके ऊपर कर्ज है वही तो लोन होता है, वही तो लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या है, यही नहीं लायबिलिटी है आपका। तो यहां जो दिया है, यहां टोटल लायबिलिटी दिया है, टोटल का मतलब इसमें यह हुआ कि इसमें करेंट लायबिलिटी भी शामिल होगा, जबकि हमें निकालना है क्या, नॉन करेंट लायबिलिटी, यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट का ही दूसरा नाम होता है नॉन करेंट लायबिलिटी, है ना। तो आपको टोटल डेब्ट दे रखा है और यहां करेंट लायबिलिटी दे रखा, देखिए देख रहे हैं फ्रेंड्स, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब कुल लोन कितना है और उसमें करेंट लोन कितना है, यानी चालू दायित्व कितना है। तो देखिए कुल लोन 5 लाख, 5 लाख में क्या है, चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व दोनों शामिल हो गया इसमें, और उसमें फिर अलग से बता दिया है कि 1 लाख चालू दायित्व होगा। तो 5 लाख कुल लोन है, उसमें से 1 लाख अगर करेंट लायबिलिटी है, अगर करेंट लायबिलिटी को हम घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, नॉन करेंट लायबिलिटी ही बचेगा ना। 2 प्रकार की लायबिलिटी होती है ना, करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी। तो अगर टोटल लायबिलिटी दिया है, टोटल लायबिलिटी में करेंट लायबिलिटी घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी ही बचेगा ना, 2 ही चीज तो होता ही है, करेंट और नॉन करेंट। अगर टोटल लायबिलिटी में नॉन करेंट घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा, करेंट बच जाएगा, करेंट लायबिलिटी। अगर टोटल लायबिलिटी में करेंट लायबिलिटी घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी बच जाएगा, वही नॉन करेंट लायबिलिटी जो ऊपर लिखना है आपको यहां। तो बस यहां इसके आधार पर आप करेंट लॉन्ग टर्म डेट निकाल सकते हैं, और ये फार्मूला पिछले वीडियो बताया भी गया है फ्रेंड्स। देखिए तो यहां क्या लिखेंगे हम, लॉन्ग टर्म डेट बराबर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, टोटल एक्सटर्नल, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस
CL क्या फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म डेट बराबर टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस CL। CL मतलब यही करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज को शॉर्टकट में CL लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए निकालिए टोटल कितना है, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी 5 लाख है, तो 5 लाख माइनस CL कितना, करंट लायबिलिटी है 1 लाख, शेष कितना बच गया, 5 में से 1 चला गया तो कितना बच गया फ्रेंड्स, 4 लाख। ये 4 लाख क्या निकल गया फ्रेंड्स, ये निकल गया आपका लॉन्ग टर्म डेट, पता ना। 5 में से यानी कुल दायित्व में से जब चालू दायित्व घटा लेंगे तो गैर चालू दायित्व बच जाएगा ना। हमें यहां लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या होता है, जो नॉन करेंट लायबिलिटी, मतलब जो करेंट नहीं है। तो कुल कर्जा है, कुल लोन में से आप अपना चालू दायित्व घटा लीजिए, चालू दायित्व घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी बच जाएगा आपका। चलिए फ्रेंड, तो एक चीज आपका निकल गया, अब दूसरा निकालना है फ्रेंड्स शेयर होल्डर फंड। देखिए फ्रेंड्स यहां शेयर होल्डर्स फंड, अब शेयर होल्डर फंड तो जोड़ने वाला आइटम है नहीं, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, शेयर होल्डर मतलब समझते हैं ना कि अंशधारी से कंपनी कुल कितना पैसा लिया है, अंश बेचकर कंपनी कुल कितना पैसा लिया है फ्रेंड्स। तो इसमें करना क्या है फ्रेंड्स कि जितना टोटल एसेट होगा, फ्रेंड्स टोटल शेयर होल्डर टोटल, तो फ्रेंड्स यहां देखिए शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको यहां जोड़ने वाला तो है नहीं कुछ जो शेयर कैपिटल जोड़ के निकालेंगे। यहां क्या करना होगा, शेयर होल्डर फंड का मीनिंग क्या होता है कि आप जितना पूंजी किसी कंपनी में लगी है उसमें अंशधारी के द्वारा कितना पैसा लगाया गया है, या आप ये समझिए कि कंपनी अंश बेचकर यानी शेयर बेचकर कंपनी कुल कितना पैसा लाया है। मान लिया जाए किसी कंपनी में, अगर किसी कंपनी में 5 लाख की प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, 5 लाख की कुल संपत्ति है, और इस 5 लाख में यह कहा गया है कि इसमें 3 लाख कर्ज है, 3 लाख रुपया क्या है फ्रेंड्स, कर्जा है, इन लोन लेकर लाया गया है। तो इसका मतलब जब 5 लाख की कुल प्रॉपर्टी है, 5 में से 3 लाख अगर लोन ही है तो बच गया कितना इसमें फ्रेंड्स, 2 लाख। तो 2 लाख इसका मतलब क्या हुआ, किसका पैसा होगा, ये हो जाएगा शेयर होल्डर का, यानी अंशधारी का, अर्थात कंपनी के स्वामी का, कहिए आप इसको, कंपनी के स्वामी का पैसा निकालना। अंशधारी कौन होता है, स्वामी ही होता है कंपनी का ऑनर होता है शेयर होल्डर। तो कुल पैसा जितना किसी कंपनी में है, उस कुल पैसा में से उसके ऊपर लोन कितना है, उस लोन को पूरा घटा लीजिए, और लोन घटाने के बाद जो शेष बचेगा वही माने स्वामी का पूंजी होगा। जैसे मान ले कोई व्यक्ति अगर दुकान कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो अपनी दुकान में कुल 4 लाख रुपया लगाया हुआ है, ठीक है, दुकान में कुल कितना रुपया लगाया है, 4 लाख। इस 4 लाख में ये कहा है कि इसमें 3 लाख रुपया ये लोन लेकर लाया है। 4 लाख जो टोटल पूंजी है उसमें 3 लाख रुपया क्या है, लोन है। तो इसका मतलब 4 में 3 तो चला गया लोन, शेष कितना बच गया, 1 लाख। तो 1 लाख क्या कहलाएगा, यही न पूंजी कहलाएगा ऑनर का, स्वामी का पूंजी कौन होगा, 1 लाख ना। तो यहां हमें पूंजी नहीं, शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, पूंजी निकाला जाता है कि कंपनी के अंशधारी का कितना पैसा है। तो देखिए कंपनी के पास टोटल कितना है, इसके पास टोटल संपत्ति इसके पास 10,10,000 है। क्या लिखा हुआ, बैलेंस शीट टोटल। बैलेंस शीट टोटल मतलब समझते हैं ना, बैलेंस शीट में पता है ना लायबिलिटी साइड और एसेट साइड होता है, दोनों का अमाउंट बराबर होता है बैलेंस शीट में। जितना ही लायबिलिटी का होगा अमाउंट उतना ही एसेट का होगा। अगर लायबिलिटी 10,10,000 है तो एसेट भी उसका 10,10,000 ही होगा, दोनों का अमाउंट बराबर होता है फ्रेंड्स बैलेंस शीट में। तो अब टोटल संपत्ति भी मान सकते हैं इसको और टोटल लायबिलिटी भी मान सकते हैं इसको। तो हम टोटल संपत्ति में से इस लोन को घटा लीजिए ना, टोटल संपत्ति जितनी है उसमें से क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोन को घटा लेंगे। तो यहां लिखेंगे फॉर्मूला में क्या,
हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, यहां लंबा लाइन नहीं हटेगा, इसलिए हम शेयर होल्डर फंड बराबर नीचे से लिख रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, टोटल एसेस्ट, टोटल एसेस्ट माइनस कौन, ये टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, अब माइनस क्या, फिक्टिशियस एसेट। याद है ना फ्रेंड्स, शेयर होल्डर फंड में निकालने के लिए अगर सवाल में फिक्टिशियस एसेट दिया है तो घटाया जाता है। पिछले वीडियो में जाकर देखिए, फॉर्मूला बताया गया था कि शेयर होल्डर फंड निकालने में फिक्टिशियस एसेट को माइनस करना है, तो माइनस कर लीजिए, माइनस फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का मतलब बनावटी संपत्ति, ठीक है। तो चलिए, टोटल एसेट कितना है फ्रेंड्स, ये है ना टोटल एसेट 10,10,000, बैलेंस शीट का टोटल दे रखा है, इसका मतलब बैलेंस शीट का 10,10,000 का टोटल एसेट है हुआ, तो 10,10,000, 10,10,000 माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना है, 5 लाख। अब देखिए, ये करेंट लायबिलिटी इसमें क्यों नहीं घटा है फ्रेंड्स, क्योंकि करेंट लायबिलिटी तो ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ है। करेंट लायबिलिटी भी तो लायबिलिटी, अभी मैंने क्या बताया आपको कि अंशधारी का पैसा यानी स्वामी का पूंजी अगर निकालना है बिजनेस में तो कैसे निकालेंगे, कंपनी के पास जितनी पूंजी है उस पूंजी में से जितना उसके ऊपर लोन है सारे लोन को आप माइनस कर लो। जैसे बताया ना, कुल पूंजी 4 लाख है बिजनेस में, जिसमें उसके ऊपर 3 लाख उसका लोने है, तो इसका मतलब बिजनेस के मालिक का कितना पैसा लगा है, 1 लाख। यहां पर भी वही बात है ना, कुल संपत्ति 10,10,000 है, लेकिन इसके ऊपर एक्सटर्नल लायबिलिटी 5 लाख है, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अब इसमें करेंट लायबिलिटी भी दे रखा है फ्रेंड्स, तो करेंट लायबिलिटी को मैंने यहां क्यों नहीं घटाया है, क्योंकि करेंट लायबिलिटी तो ऑलरेडी ये जो है इसमें जुड़ा हुआ है, 1 लाख इसमें जुड़ा हुआ है ना, तो अभी नहीं यहां घटाए थे, याद है ना कि टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी में सीएल घटा कर हम लॉन्ग टर्म लोन निकाले थे यहां, तो इसीलिए हम इस सीएल को यहां नहीं घटा, क्योंकि सीएल तो ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए डायरेक्ट हम 5 लाख घटा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। माइनस फिक्टिशियस एसेट कितना है फ्रेंड्स, 10,000 है। अब कितना हो गया, 10 लाख 10 में 10 चला गया, 10 लाख 5 लाख घट गया, कितना बच गया फ्रेंड्स, 5 लाख रुपया टोटल बच जाएगा। कितना बच जाएगा फ्रेंड्स, 5 लाख रुपया टोटल आपका, ये 5 लाख रुपया जो है ये निकल गया क्या, शेयर होल्डर फंड्स। समझे फ्रेंड्स, अब आपके पास लॉन्ग टर्म डेट भी 4 लाख आ गया, शेयर होल्डर फंड भी 5 लाख आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आप सीधे फॉर्मूला पर बैठाकर इसका आंसर हम निकाल लेंगे। डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू, डेट इक्विटी रेशियो बराबर क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना आया फ्रेंड्स, 4 लाख, तो 4 लाख बाई शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड कितना आया फ्रेंड्स, 5 लाख। चलिए 5 0 से 5 0 काट लीजिए आप, कितना बच गया, 4/5, तो इसका आंसर आप 4:5 भी लिख सकते हैं, ठीक ना, या फिर 5 से 4 में भाग कर लीजिए आप, 5 से 4 में भाग कीजिएगा तो लगेगा, नहीं लगेगा दशमलव देख कर 0 कर लीजिए, 5 8 40, यानी 0.8:1। इसको आप या तो 4/5 आया तो 4:5, फिर 5 से 4 में भाग कर लेंगे 0.8:1, ये दोनों इसका आंसर कहलाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये दोनों सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है, दोनों में निकालने के लिए कहा गया था डेट इक्विटी रेशियो फ्रेंड्स, है ना। अपने स्तर से मैं अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया हूं फ्रेंड्स, और उम्मीद है कि आप समझेंगे भी। फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए,
और हमारे इस वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या जो भी आपके दोस्त कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं वहां तक हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और दोस्तों को इसका फायदा मिल सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।